अब सुनिए कहानी का 11वां भाग। किसी अनजान से मुलाकात। एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने कार रुकती है। ड्राइवर जल्दी से पीछे का दरवाजा खोलता है। उसमें से दिग्विजय जी अन्या बाहर निकलते हैं। अन्या ने हल्के रंग की गुलाबी साड़ी पहनी है और उसके साथ गले में मंगलसूत्र और कानों में छोटी सी हीरे की ईयरिंग है। माथे पर छोटी सी बिंदी के साथ मांग में लाल सिंदूर, जो कि उसके चेहरे का नूर बढ़ाने के लिए काफ़ी है। दिग्विजय जी अन्या को आज एक खास शख्स से मिलवाने लाए थे। अन्या का मन नहीं था आने का, लेकिन वो दादाजी को मना नहीं कर पाई। अन्या कार से निकलकर एक नज़र उस बिल्डिंग को देखती है। बिल्डिंग के सामने एक बड़े से बोर्ड पर नाम लिखा था, विंटेज वैल्यूएबल क्लब। अन्या नाम पढ़कर कुछ खास रिएक्शन न देते हुए दादाजी को देखती है, जो उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। अन्य हाँ में सिर हिलाकर उनके साथ अंदर जाती है। स्टाफ दिग्विजय जी को देखकर झुककर ग्रीट करते हुए कहते हैं। अन्य को सबका ऐसे बार बार झुककर ग्रीट करना थोड़ा अजीब लग रहा था। दिग्विजय अपने कदम जल्दी बढ़ाते हुए लिफ्ट लेकर टॉप फ्लोर जाते हैं। विंटेज वैल्यूएबल क्लब 4 मंजिल बिल्डिंग थी, जो काफ़ी खूबसूरत और बड़ी थी। उसका इंटीरियर ऐसा था कि कोई भी उसकी खूबसूरती में खोने पर मजबूर हो जाए। 4th फ्लोर पर आते हैं। दिग्विजय जी एक बड़े से एरिया में अन्या को ले जाते हैं और वहाँ बैठे लोगों से कहते, अब किसकी बुराई हो रही है। दिग्विजय जी की आवाज़ सुनकर सब पीछे पलटकर उन्हें देखते हैं और इसी के साथ सबके चेहरे की मुस्कुराहट दुगनी हो जाती है। वहाँ बैठे आदमी और कुछ औरतें थी। कपड़ों और पहनाव से कुछ बड़े घर के तो कुछ मध्यम परिवार के लग रहे थे। उनमें से एक आदमी दिग्विजय जी की बात सुनकर मजाकिया अंदाज में कहता है, अब तू आ गया है तो तेरी तो कर नहीं सकते। इतना बोल सब एक साथ हंसने लगते। तभी सबकी नज़र दिग्विजय जी के बगल में खड़ी अन्या पर जाती है, तो सब उसके पास आते हुए कहते हैं, क्यों भाई दीनू, ये कौन है तेरे साथ? तू तो कभी किसी को यहाँ नहीं लाया। दीनू नाम सुनकर अन्या दिग्विजय जी का चेहरा देखने लगते, क्योंकि जब भी रेहान उन्हें ऐसा बोलता था तो काफ़ी गुस्सा होते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर कोई गुस्से के भाव नहीं थे। दिग्विजय जी सबकी बात सुनकर अन्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना, अगली बार अपने घर की रौनक को लेकर आऊँगा। तो ये है मेरे ही पोता बहू अन्या राय चौहान। दिग्विजय जी की बात सुनकर सब हैरानी से अन्या को देखकर कहते हैं, क्या तेरे पोते ने शादी कर ली? ये बात अब तक न्यूज़ में क्यों नहीं आई? और तो और तूने पार्टी भी नहीं दी, कब कैसे हुआ? किसी को अब तक इसकी खबर क्यों नहीं हुई? क्या तेरा पोता इसे भगा कर लाया है जो चुपचाप शादी करनी पड़ी? क्या तू परदादा बनने वाला है जो ऐसे बिना बताए शादी हुई? वहाँ खड़े सभी लोग एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे थे। सबके ऐसे सवाल सुन अन्या को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसे बार बार रुद्र की बात याद आने लगी। अन्या का उदास चेहरा और भी उदास हो गया और धीरे से पीछे हट रही थी कि तभी भीड़ को चीरते हुए एक कर्कश लेकिन प्यारी आवाज़ आई, चुप हो जाओ सब। ये आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक लेडी जो करीब 70 साल की होगी, बाल सफ़ेद, चेहरे पर उम्र का तकाजा, लेकिन चेहरे पर गजब का तेज, सिल्क की क्रीम कलर की साड़ी के साथ गले में मोतियों की माला, ये थी सियाता मेहता, मेहता परिवार की हेड और दिग्विजय जी की एक सबसे अच्छी दोस्त। वो अपनी पारखी नज़रों से अन्या को देखते हुए उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए अन्या का गाल छूकर प्यार से कहती, अरे भाई, कब, क्या, कैसे हुआ? ये सब छोड़ो, देखो तो कितनी प्यारी बहू मिली है दिग्विजय को। आपका नाम क्या है बेटा? अन्या उनके ऐसे कहने पर हल्का मुस्कुराकर उनके पैर छूते हुए कहती है, अन्या। सियाता जी को अन्या का नेचर पहली नज़र में पसंद आ जाता है। वो प्यार से कहती है, बहुत प्यारा नाम है। आप इन सब की बातों का बुरा मन मत मानना, इनकी तो आदत है फालतू बातें करने की। सियाता के ऐसे कहने पर सबका मुंह बन जाता है। दिग्विजय जी के चेहरे पर प्राउड स्माइल आ जाती है। सियाता दिग्विजय जी को स्माइल करते देख कहती है, वैसे मान के तुम्हारी बहू भी नंबर 1 थी और अब पोता बहू भी नंबर 1 है। दिग्विजय जी रहस्यमय मुस्कान के साथ कहते, तो फिर सत्य की बात मत भूल जाना। सियाता जी दिग्विजय जी को घूर कर देखती है, फिर अन्या को एक एक करके सबसे मिलवाती है। ये जगह एक क्लब थी, बिल्कुल अपने नाम विंटेज वैल्यूएबल्स क्लब के जैसी।
यहाँ दिग्विजय जी के वो सारे साथी आया करते थे जो बचपन से जवानी तक उनके साथ रहे और वक्त और जिम्मेदारी में खुद के लिए समय नहीं मिला, इसलिए अब यहाँ सब इकट्ठा होते और बातों से हर पल वो जीते हैं जो वो अपनी जवानी में नहीं जी पाए। विंटेज वैल्यूएबल क्लब्स एक अलग दुनिया ही बन गई थी। कुछ लोग तो यहाँ रहते भी थे क्योंकि घर में वो सुकून नहीं था जो यहाँ मिलता था। अन्य खुशी खुशी सब से मिलती है, सबको अन्य एक ही नज़र में भा गई। सब दिग्विजय जी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिग्विजय जी भी अपना सीना चौड़ा करके सबको देख रहे थे। कुछ ही पल में सब आपस की बातों में मशगूल हो गए। सबने अन्य को अपनी पुराने दिनों की बातें बताई, जिसे सुनकर अन्य कभी हंसती खिलखिलाती तो कभी मुस्कुरा देती थी। कुछ पल बाद अन्य क्लब देखने के लिए निकल गई, तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाती है। अन्य अपनी नज़र उठा कर जब सामने देखा तो सामने एक 26 से 27 साल की उम्र का लड़का अन्य को देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। वो लड़का दिखने में टाल और हैंडसम था और उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी जिससे कोई भी लड़की डूब जाती थी। अन्य एक नज़र उसे देखती है, फिर अपनी नज़र फेर कर सारी कहकर आगे चल देती है। वो लड़का अन्य को बस चुपचाप जाते हुए देखता है। अन्य घूमते घूमते एक हाल में जाती है जहाँ ढेर सारे छोटे छोटे पौधे लगे थे। उस जगह को काफ़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। ये जगह अन्य को काफ़ी पसंद आती है क्योंकि उसे बचपन से नेचर से प्यार था। तभी उस क्लब का मैनेजर वहाँ आता है और अन्य को ऐसे घूमते देख काफ़ी अदब से पूछता है, एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई हैव योर नेम? अन्या उसे देखकर नॉर्मली जवाब देती है, अन्या। मैनेजर फिर से कहता है, ओके मैम, व्हाट अबाउट योर सरनेम? मैनेजर अन्या को नहीं जानता था और उसे ये भी नहीं पता था कि अन्या दिग्विजय जी के साथ आई है। वही अन्य मैनेजर का सवाल सुनकर सूझ पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। रुद्र तो उसे अपनी वाइफ मानता नहीं, तो वो उसका सरनेम कैसे यूज कर सकती है। तभी उसके पीछे वही लड़का आकर खड़ा हो गया। वो मैनेजर को कुछ इशारा करते उसे जाने को कहता है। मैनेजर उस लड़के को अच्छे से जानता था, इसलिए वो अन्य को देखकर पोलाइट वे में कहता है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, नाउ यू मे एक्सप्लोर द क्लब। इतना बोलकर वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अन्य के दिल में वो एक सवाल छोड़ कर जाता है जिसे सोच अन्य उदास हो जाती है और गुमसुम सी वही बेंच पर बैठ जाती है। वो लड़का अन्य को बड़े गौर से देख रहा था। अन्य के चेहरे की उदासी उसे छुप नहीं पाई। वो कुछ सोच कर जल्दी से वहाँ से चला जाता है और वो 2 मिनट से कम समय में वापस आता और अन्य से थोड़ी दूरी बनाते वही बेंच पर बैठकर उसे एक कॉफ़ी कप पास करता है। अन्य कॉफ़ी देकर अपने बगल में देखती है तो वही लड़का था जो उससे अभी टकराया था और अभी वही उसे काफ़ी दे रहा था। अन्य उसे असमंजस में ही देखती रहती है तो वो लड़का उसकी तरफ स्माइल करते हुए उससे कप लेने का इशारा करता है। अन्य कप ले लेती है। वो लड़का अन्य को देख कर कहता है, वैसे आपकी ये क्लब में आने की उम्र कुछ जल्दी नहीं है? क्यों, ये क्लब खास कर एल्डरली के लिए था। अन्य काफ़ी की सिप लेते हुए उस लड़के को बिना देखे कहती है, मेरा भी सेम थॉट है आपके बारे में। अन्य की बात सुन लड़का हल्का मुस्कुराते हुए कहते, अरे नहीं, मैं इस क्लब का मेंबर नहीं हूँ, वो तो मैं अपनी दादी को पिक करने के लिए आया था। अन्य कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी हूँ, आपको चश्मे की ज़रूरत है। वो लड़का अन्य के सीधा जवाब सुनकर सोचते हुए कहता, आपने सही कहा, आप मेरी दादी नहीं है क्योंकि वो आप जैसी नहीं है। ये बोलते हुए उस लड़के की आवाज़ भी एक अलग ही भाव थे। अन्य अपनी भौहें उठाते हुए सवालिया नज़रों से कहती, आप मुझे जानते हैं? लड़का कुछ शरारती मुस्कान लिए कहता है, नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ। अन्य उसकी बात किस डायरेक्शन में जा रही थी भाप कर कहती है, जानने के लिए बहुत देर हो गई। फिर अपने मंगलसूत्र की तरफ इशारा करते हुए आगे कहती है, यह नो एंट्री है और थैंक फॉर कॉफ़ी। इतना बोल अन्या उठ कर जाने लगती है तो वो लड़का फिर से कहता है, उस हक से नहीं तो फिर दोस्ती के नाते तो जान ही सकता हूँ। उसकी बात सुन अन्या पलट कर उसे देखकर अपनी भौहें उकसाते हुए कहती है, दोस्ती, वो भी अजनबी से?
वो लड़का स्माइल करते हुए उठता है, फिर अन्या के सामने खड़ा होकर बड़े अदब से कहता है, अजी दोस्ती अजनबियों से करने में ही फ़ायदा है, अपनों से तो दुश्मनी हो जाती है। वैसे मेरा नाम विक्रम मेहता है। फिर अपना हाथ आगे करके कहता है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? विक्रम के पूछने पर अन्या बस उसका चेहरा ही देखती रह गई। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी उसे देख अन्या उसे मना नहीं कर पाती, इसलिए वो कुछ सोचकर कहती है, मेरा नाम अन्या है, और रही बात दोस्ती की तो मैं सोचूंगी कि आप उस लायक हैं या नहीं। इतना बोलकर अन्या वहाँ से जाने लगती है तो विक्रम उसे आवाज़ देते हुए कहता है, मुझे इंतजार रहेगा, पर इतना नहीं कि मैं इस क्लब का मेंबर बन जाऊँ। अन्या जाते जाते विक्रम की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, पर उसे कोई जवाब दिए बिना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दिग्विजय जी अन्या को शाम तक वापस घर लेकर आ गए थे। वही विक्रम कार ड्राइव करते हुए भी अन्या के बारे में सोचकर मन मन मुस्कुरा रहा था। वही उसके बगल में बैठी उसकी दादी सियाता जी उसे काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी। वो अपने पोते की मुस्कान देखकर कहती है, क्या बात है, आज किसके ख्याल ने आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कान बिखेर दी जो आपसे छुपाए नहीं छुप रही है? विक्रम अपनी दादी की बात सुनकर सकपका गया। वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है, किसी की भी तो नहीं दादी माँ, आप तो बेकार में ही इतना सोच रही हैं। सियाता जी विक्रम के चेहरे के भाव देखकर मुस्कुराती है और फिर अपना सिर सीट से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद करके कहती है, दादी माँ हूँ आपकी, आपके हर सांस की खबर रहती है मुझे, ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं पाओगे। इतना बोलकर वो मुस्कुरा देती हैं। वही विक्रम अपनी दादी की बात सुन मन में कहता है, हाँ जानता हूँ, जेम्स बॉन्ड की नानी हैं आप, आपको सब पता रहता है, लेकिन अभी मुझे खुद को कुछ नहीं पता तो आपको क्या बताऊँ। इतना सोचते सोचते वो एक बार फिर अन्या के बारे में सोच मुस्कुरा देता है। वही अन्या घर आकर सबके लिए डिनर तैयार करती है। सबको अब अन्या की आदत हो गई थी, इसलिए सब अन्या के हाथ का बना खाना खाने पहुंच जाते हैं। अन्या ने ही नियम बनाया था कि डिनर और ब्रेकफास्ट सब साथ करेंगे, इसी बहाने पूरा परिवार अ, साथ होगा। पर रुद्र अब तक ऑफिस से नहीं आया था। सब रुद्र के बिना ही डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते। अन्या भी सब काम खत्म करके दादाजी को उनकी दवा देकर अपने कमरे में चली जाती है। रात के 10 बजे रुद्र घर आता नहीं, लेकिन अंदर जाने की जगह वो बाहर गार्डन की ओर चला जाता है और वहाँ बने एक छोटे से पिलर के पास खड़ा होकर अपने पॉकेट सिगरेट निकाल कर उसे सुलगाते हुए उसके लंबे लंबे कस लेने लगता है। रुद्र के दिमाग में अब भी सुबह वाली अन्या की कही बात चल रही थी जो उससे काफ़ी बेचैन कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या होता जा रहा है। वो अपने दिल और दिमाग की जंग में घिरा हुआ था। तभी अभय की नज़र अपने कमरे की बालकनी से रुद्र पर जाती है और रुद्र को देखकर उसके पास जाने के लिए नीचे आ जाता है। रुद्र अपने सोच में ही गुम था। तभी अभय उसके हाथों से सिगरेट लेते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, भाभी से लड़ाई हो गई क्या, जो तू यहाँ खड़ा इस सिगरेट में खुद को जला रहा है? अन्या का नाम सुनकर रुद्र गुस्से मुँह से घूरते हुए कहता है, वो मेरे लिए कोई नहीं लगती, ना ही मुझे उससे कुछ फर्क पड़ता है। अबे सिगरेट को बुझाते हुए कहता है, हमें तो पता है वो क्या लगती है, और तुमको भी अब भाभी के होने से फ़र्क पड़ने लगा है। जितनी जल्दी ये बात अपने दिल को समझाएगा उतना बेहतर होगा। रुद्र उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, ये बकवास बातें तुम अपने पास रखो। अभय रुद्र के गुस्से को इग्नोर करके सीरियस लहजे में कहता है, मेरी बात तुम्हें अभी बकवास लग रही है, लेकिन जल्द ही तुम्हें मेरी बात सही लगने वाली है। फिर वो चांद को देखकर गहरी सांस लेकर कहता है, अन्या एक अच्छी लड़की है और साफ दिल की है, हर किसी को प्यार और अपनापन देना जानती है। बस एक बार तू उसे एक मौका देकर देख, मेरा वादा है कि तू भी उससे दूर नहीं रह पाएगा। सब एक जैसे नहीं होते रुद्र, किसी का आना और जाना हमारे लाइफ में एक रीजन के लिए होता है। मेरी बात पर गौर जरूर करना। इतना बोल अभय वहाँ से चला गया। काफ़ी देर तक रुद्र उसकी कई बातों को सोचता रहा। फिर वो अपनी सोच को विराम देकर कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में जाने से पहले रुद्र गहरी सांस लेता है और फिर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नज़ारा देख उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। वो पूरे कमरे में अपनी नज़र घुमाता है, लेकिन उसे अन्य कमरे में कहीं कहीं नहीं दिखाई देती। आज कमरा भी काफ़ी साफ सुथरा था, जिसे देखकर रुद्र को बेचैनी होने लगती है। वो वॉशरूम और कबर्ड एरिया में भी चेक करता है, लेकिन अन्य वहाँ भी नहीं थी। तभी उसकी नज़र बालकनी में जाती है।
वो अपनी बालकनी की ओर कदम बढ़ा देता है। अन्य बालकनी में लगे एक स्विमिंग चेयर पर एक पतले से कंबल में खुद को लपेटे हुए आराम से सो रही थी। उसने खुद को उस चेयर पर एडजस्ट कर लिया था, जिसे वो उसमें सोती हुई बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी। रुद्र अन्या के पास आता है और उसे ऐसे सोते हुए देखकर रुद्र के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो लगी इतनी प्यारी रही थी, लेकिन तभी रुद्र को अपनी गलती और अपनी बातें याद आ जाती जिसकी वजह से अन्या यहाँ ऐसे सो रही थी। वैसे तो घर में बहुत से खाली कमरे थे और अन्य किसी भी कमरे में सो सकती थी, लेकिन वो बाकी सबको क्या जवाब देती, खासकर दादाजी को, जिन्होंने अपने परपोते तक के सपने देख लिए थे। सब अन्य को रुद्र के दिल में जगह बनाने के नए नए तरीके बताते। अन्य सबकी बात हंस हंस कर मान लेती, लेकिन कभी रुद्र को नहीं जाहिर करती ताकि वो उसे गलत ना समझे। रुद्र झुककर अन्य का ब्लैंकेट लेकर उसे ठीक से उड़ाता है, फिर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगली से साइड करते हुए उसे ध्यान से देखता रहता है। तभी अन्य अचानक से पलटती है, जिससे रुद्र डर जाता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। वो जल्दी से नीचे बैठ जाता है और जिससे अन्य उसे देख न पाए, लेकिन कोई हलचल न होने पर रुद्र धीरे से वापस उठता है और फिर से सोती हुई अन्या को देखने लगता है। रुद्र को पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर तक उसे ऐसे ही देखता रहा। अन्या इन सारी बातों से बेखबर आराम से सो रही थी। क्या रुद्र मानेगा भय की बात और देगा अन्या को एक चांस जानने के लिए? सुनिए अगली कहानी का अगला 12वां भाग। क्या रुद्र की गलतफहमी होगी दूर, या उसकी ये गलतफहमी उसे अन्या से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग 12।